Good afternoon to all of you. Myself Dr. Parul Tyagi. I am the College of Law, and today my topic name is Akbar Administration. अकबर, इसके नाम से हम सभी लोग परिचित हैं। मुगल एम्पायर की बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड पर जिसने भारत पर शासन किया वो अकबर ही थे। इनका टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक रहा, यानी बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो 2 सेंचुरी इन्होंने कवर की है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट सारे इंडिया को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। अगर इतना बड़ा एम्पायर था तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। जी हाँ, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड अकबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात की जाए तो फर्स्ट पोस्ट अकबर की ही थी, वो हेड ऑफ द किंगडम थे और सारी पावर उन्हीं के अंडर थी। जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, सब उन्हीं के अंडर आते थे। इवन लॉ यानी कानून बनाने, कानून को लागू करने और कानून का उल्लंघन को दंड देने वाले का पूरा पूरा राइट केवल अकबर के पास था। फाइनेंस अकबर देखते थे, आर्मी हेड भी अकबर ही थे। लेकिन कहते हैं कि सारी सारी फैसिलिटीज, सब कुछ, पूरी पावर आपके होने के बावजूद भी एक इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए आपके पास एक बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होनी चाहिए। तो अकबर के पास भी एक बहुत बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थी और बहुत अच्छी और काबिल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थी, जिसमें फर्स्ट है वकील। जी हाँ, वकील। ये चीफ एडवाइजर थे सम्राट के, लेकिन इसके अलावा अब्सेंस ऑफ अकबर ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। यानी जब भी अकबर कहीं बाहर युद्ध पे होते थे तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एज ए किंग, वो वकील ही निभाते थे। सारी ड्यूटीज वकील की होती थी। सेकेंड पोस्ट आती है दीवान। दीवान को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले था मनसबदार, जो फाइनेंस जितनी भी ऑडिट होती थी उन सबको कंट्रोल करते थे, एंड ऑडिट करते थे। फाइनेंस का पूरा एक तरह से यही हेड थे। इसके अलावा नेक्स्ट बी पार्ट में जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मीर बख्श। मीर बख्श को मीर बख्शी भी कहा जाता था। ये हेड ऑफ जो आर्मी थे वो थे। इसके अलावा ये जितने भी मनसबदार होते थे उनकी जो एक अपॉइंटमेंट होती थी वो मीर बख्शी के थ्रू ही होती थी। इसके अलावा जितने भी सीनियर्स ऑफिसर्स होते थे उनको ये ही पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी पूरा जितना भी फाइनेंस का किसके पास कितनी सैलरी है, क्या डाटा है, सब कुछ मीर बख्श के पास होता था। इसके बाद आता था सदार ए सदर। ये एक तरह से रिलीजियस हेड थे, मतलब जितनी भी रिलीजियस यूनिटी थी उनको मेंटेन करना, सारा का सारा टास्क इन्हीं के अंडर आता था। खान ए समान। जी हाँ, खान ए समान ये किचन के हेड होते थे। इसके अलावा जितनी भी सोशल गैदरिंग होती थी रॉयल फैमिलीज में वो सब ये देखते थे, और ये स्टोर इंचार्ज भी होते थे। कुल मिलाकर जितना रॉयल फैमिलीज को ये सब कुछ रॉयल फैमिली के लिए काम करते थे। एक तरह से महल की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब खाने समान ही देखते थे। मुहातिब, ये जितने भी मुस्लिम एथिक्स एंड कल्चर थे ये उनके इंचार्ज थे, ये काउंसलर थे। सब कुछ मेंटेन करना इन्हीं के अंडर में आता था। नेक्स्ट पोस्ट थी कोतवाल। कोतवाल जैसे आज हम बात करते हैं इंडियन पुलिस की, सीबीआई की, वो सब कुछ अपने अंडर में रखते हैं। एक इंटेलिजेंसी होती है, एक पोस्टल होता है, सारे डिपार्टमेंट उनके पास आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर कोतवाल अगर हम बात की जाए, कंपैरिजन करें तो आज की सीबीआई एंड पुलिस के इक्वली थी। कुल मिलाकर पीस एंड मेंटेन करना इनका ही काम था। तो जो अभी तक हमने पोस्ट पढ़ी है, वकील आ गए हैं और दीवान आ गए हैं, सदर सदर आ गए हैं, खाने समान आ गए हैं, मुहत्तिब आ गए हैं, कोतवाल लोग, ये हाईएस्ट पोस्ट थी जो एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर थे, जो उस समय ध्यान रखते थे हर चीज का। नेक्स्ट देखिए, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था। वैसे तो सब कुछ अकबर के अंडर ही था, लेकिन कहते हैं एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए उसको कुछ स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो अकबर था उसने अपने पूरे स्टेट को प्रोविंस में डिवाइड किया था और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से उसने स्टार्ट किया था। तो अंडर द अकबर कम से कम 15 सूबे थे। यानी जो सूबे होते हैं, लाइक जो आज तक हम स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं, उनको सूबे कहा जाता था। और एडमिनिस्ट्रेशन बिना किसी प्रॉब्लम के चले, इसके लिए उसने अपने पूरे स्टेट को 15 सूबों में डिवाइड कर दिया था। हर एक का एक अपना ऑफिसर होता था जो सारी चीजें देखता था। अच्छा, ये जो ऑफिसर्स थे इसमें भी बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव इसका भी अलग था, डिवाइड किया गया था। जैसे पहला था सूबेदार। ये पूरा ओवरऑल इंचार्ज होता था, जितनी भी प्रोविंस के डेवलपमेंट होता था, जो भी काम होता था, सब कुछ सूबेदार करता था।
दीवान जो था वो फाइनेंस एंड बिल देखा करते थे एंड टैक्सेस स्पेशली। क्या होता था, जितने भी प्रोविंस होते थे वहाँ पे जितना भी लैंड पे जितना भी टैक्स आता था वो सारा का सारा दीवान के अंडर ही आता था। दीवान उनका पूरा ओवरऑल इंचार्ज होता था। जितने भी प्रोविंस होते थे, किसको पे देनी है, किसका फाइनेंस कितना आ रहा है, किस पे कितना टैक्स आ रहा है, सब कुछ इसके अंडर ही होता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव थे प्रोविंस में, जैसे सदर। जी हाँ, जैसे पहले हमने सादर सदर पढ़ा है, इसमें सदर था। ये जितनी भी जुडिशरी मैटर्स होते थे ये सब स्टेट लेवल पर यही देखते थे। और जो आम लोग होते हैं, प्रजा होती है, उनकी जो नीड होती है, उनके जो कुछ आप कह सकते हो उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं, उनको क्लियर करने का काम भी सदर ही करते थे। काजी, देखिए जो पूरा जुडिशरी सिस्टम था उसका हेड अकबर खुद थे। लेकिन छोटी छोटी जगहों पर जो प्रोविंस हेड जुडिशरी देखा करते थे, लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसी पोस्ट बनाई गई थी जो जुडिशरी सिस्टम को संभालते थे, जैसे कि काजी। काजी लोकल जज होते थे। वो जुडिशरी के जितने भी छोटे छोटे मैटर होते थे सबको देखा करते थे, और छोटी छोटी से स्मॉल टाइम्स में लिमिट्स में वो उसको खत्म करने की कोशिश भी करते थे। तो आप कह सकते हो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज के टाइम पे हमारे यहाँ होते हैं, तो उसका कंपैरिजन किया जाता है, तो उसमें काजी उस टाइप के जज होते थे। नेक्स्ट कोतवाल। जी हाँ, जैसे कि लास्ट में हमने जो सेंट्रल, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो कोतवाल का जो रोल वहाँ था, प्रोविंस में भी कोतवाल का यही यही रोल था। वो ओवरऑल जितना भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती थी स्टेट लेवल पे, वो सब कुछ ये देखते थे। नेक्स्ट आता है मीर बख्श। He was in charge of local tax and collection of revenue for the state welfare. तो कुल मिलाकर आप अगर कंपैरिजन करें तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में पोस्ट केवल चेंज हमारी होती चली जा रही है, लेकिन जो ड्यूटीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। वकर नाफिस, ये एक तरह से डिटेक्टिव सर्विस थे, स्पाई थे। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा था, और प्रोविंस जो हेड जो होते थे उन पे सबसे ज्यादा एक तरह से भरोसा रखते थे अकबर। लेकिन होता क्या था, ये प्रोविंस एक टाइम पीरियड में अपने आप को स्वतंत्र कर देते थे और अपनी स्टेट को अलग कर लेते थे, अपने प्रोविंस को अलग कर लेते थे। तो उन पर निगाह रखने के लिए, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वकर नवाइज करके एक सीक्रेट एजेंसी बनाई गई थी। इसमें डिटेक्टिव एंड स्पाई होते थे, ये पूरा ध्यान रखते थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और ये चीज़ें हमें मौर्य पीरियड से देखने को मिल रही है, जो धीरे धीरे अकबर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें देखने को मिली है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था अकबर का? According to the historian, Akbar had the most well-occupied and decorated army with the high moral which they were the result of a planned system. एक बहुत अच्छी आर्मी थी। हम बात करते हैं कि अकबर ने ऑलमोस्ट सारे राज्यों पर अधिकार कर लिया था और एक बहुत बड़ा शासक था, लेकिन वो ऐसे नहीं बना। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लान आर्मी नहीं होगी, एक मतलब कहते हैं सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन आर्मी नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो अकबर के पास वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी ये था कि मनसब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था। उसको मीर बख्श को के पास अपने पेपर्स भेजने होते थे, और अकबर को जो लगता था कि मनसबदारी देख सकता है, कर सकता है, उसको मनसबदार दिए जाते थे। मनसबदार 100 से लेकर कम से कम 15,000 तक मनसबदार दिए जाते थे, लेकिन 5,000 से मनसबदार ऊपर के जो मनसबदार थे वो केवल फैमिली के जो राजकुमार या फिर जो फैमिली जो उनके रिलेटिव्स होते थे अकबर के, उन्हीं को दिए जाते थे। जैसे कि कहा जाता है कि 7,000 मनसबदार मान सिंह को दिए गए थे, और इसके अलावा 12 से 13 मनसबदार सलीम के पास थे। तो कुल मिलाकर मनसबदारी एक अलग चीज़ थी, जिसमें एक आर्मी के कुछ सैनिकों के जो होते थे सैनिक, वो दिए जाते थे ताकि वो उनके वेलफेयर कर सके और टाइम आने पर उन्हें आर्मी को एक तरह से रेडी कर सके। उसने अपने सोल्जर्स पे बहुत ध्यान दिया था, उनको टाइम से पेमेंट करता था अकबर। इसके अलावा जितने भी इंजर्ड सोल्जर होते थे उनकी पूरी देखभाल की जाती थी, उसका पूरा खर्चा सुल्तान उठाता था, राजा उठाता था, सम्राट उठाता था। और उनको जितने भी टैक्स होते थे उनसे फ्री रखा जाता था, ताकि जो उन्हें सैलरी मिल रही है उनके लिए सफिशिएंट हो। इसके अलावा उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होता था, और टाइम टू टाइम उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता था। तो कुल मिलाकर अगर इतनी सारी फैसिलिटीज अकबर अपनी आर्मी को देता था, तो सीरियसली एक स्ट्रॉन्ग आर्मी अकबर ने अपने लिए रेडी कर रखी थी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? देखिए,
जितना भी फाइनेंस था, जितनी भी इनकम थी जो वो अर्न करते थे, वो सबसे ज्यादा लैंड से करते थे। यानी जितना भी लैंड टैक्स आता था उसके अकॉर्डिंग ही वो ही उनकी अर्न करते थे उसी से। तो उनका जो फाइनेंस ऑफिसर था वो थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल के बारे में कहा जाता है कि वो शेरशाह सूरी के टाइम से ये सब कुछ देख रहे थे, और अकबर के टाइम पर जैसे ही शेरशाह सूरी का टाइम नहीं रहा था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और अकबर के कहने पर दोबारा उन्होंने मुगल एम्पायर को ज्वाइन किया था। इसके अलावा उसने पूरी रिसर्च की है, और जो हम कहते हैं ना बीघा, वो यही सिस्टम वो टोडर मली लेकर आए थे। इसके अलावा जब उन्होंने पूरा मेजरमेंट किया, पूरा लैंड मेजरमेंट किया, उसके बाद 4 डिवीजन में डिवाइड किया पूरे लैंड को, पोलस, परोती, छचर और बंजर। छाछर बंजर के बाद सबसे पहले आती है पोलज। पोलज एक एक तरह से बहुत अच्छा लैंड होता है जिसपे आप पूरे साल कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, और पूरे साल उसमें खेती होती थी। इसके अलावा परोती जो होती थी उसमें आप कुछ उस जमीन पे अगर आपने कोई फसल उगाई है तो उसके बाद आप 2 साल के लिए उस जमीन को छोड़ देते हैं। उसके बाद आती है चाचर। ये लैंड एक ऐसी होती थी जिसमें आपने एक बार फसल उगाई और 4-5 साल के लिए आपको उस जमीन को एज इट इज छोड़ना पड़ता था। लास्ट बंजर। बंजर पे देखिए कुछ नहीं होता था, उस पर काफी कोशिश भी की गई थी। आपने अगर सुना होगा तो महमूद गजनबी ने इसके ऊपर एक पूरा एग्रीकल्चर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था, रिसर्च बनाया था कि क्या बंजर भूमि पर भी कुछ खेती की जा सकती है, बट नहीं, उस पर नहीं की जा सकती थी। और जब टोडर मल ने अपनी पूरी जमीन को 4 पार्ट में बांटा तो टैक्स भी उसके अकॉर्डिंग ही लगाया। यानी पॉलेज पे सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया, उससे कम परोती पर, उसके बाद चाचर पर, उसके बाद बंजर। बंजर पर कोई टैक्स नहीं था। 1/3 पार्ट आपकी इनकम का उस समय लिया जाता था, तो काफी ठीक था। अब जुडिशरी सिस्टम की बात की जाए, अकबर के टाइम पे जुडिशरी सिस्टम काफ़ी अच्छा था। अगर बात की जाए कि अकबर कैसा राजा था तो सच में बहुत अच्छा था। उसने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही जुडिशरी सिस्टम रखा था, और वो धर्म को जुडिशरी से बिल्कुल अलग रखता था। उसके लिए हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही इक्वल थे, और उसके लिए उसकी वैल्यूज़, एथिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। वो हर चीज़ से पहले अपनी प्रजा को रखता था। कुल मिलाकर उसने पूरी तरह से ही हैड अ सेपरेट लॉ फॉर मुस्लिम और इस्लामिक लॉ। क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा हुए थे उन्होंने मुस्लिम लोग को ही अ, लाया था, लेकिन उसने उनको पूरी तरह से अलग रखा। इसके अलावा उसने बहुत सारे कोड भी बनाए थे। जैसे मैंने आपको खुद बताया कि वो खुद एक सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंक लेके बैठा था, सारा डिसीजन उसके हाथ में था, लेकिन उसने फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी ये चीज़ लोगों को अपॉइंट किया था, स्पेशली काजी। और अगर बात की जाए तो पनिशमेंट बहुत हार्श नहीं था, लेकिन हाँ, अकबर के टाइम पे क्राइम कम था। कुल मिलाकर अगर हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यस, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था। स्पेशली जब हम बात करते हैं कि अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजियस को महत्व नहीं दिया था। उसने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही अपने कोर्ट में रखा था। और एक टाइम के बाद तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसके यहाँ हिंदू मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अकबर भी मानते थे कि हिंदू जो है, कुछ हिंदू हैं वो बहुत अच्छे से माइंडेड होते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण पोस्ट तक को भी अपने यहाँ रखा था। उनकी राजपूत पॉलिसी भी बहुत फेमस थी, क्योंकि राजपूत पॉलिसी के चलते उन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकार किया था। वो खुद भी इस चीज़ को मानते थे कि एक राजपूत एक अच्छा दोस्त बन सकता है और वो अपने वचन का पक्का होता है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं किया, वो सारे फेस्टिवल एंजॉय करते थे। और सबसे अच्छी बात थी कि जो जजिया टैक्स चलता हुआ आ रहा था वो रिलीजियस टैक्स था, पिलग्रिम टैक्स, वो भी अकबर ने ख़त्म कर दिया था, जिसके लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। और इतने अच्छे से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एडजस्ट किया था कि पूरी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन वाकई में काबिल तारीफ है। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।